हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स में अपने चैप्टर 6 को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ, जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन को बताता था। आज हम सीखेंगे वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ और चेंजिंग फ्लक्स। हम वो तरीके सीखेंगे जिससे हम किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स को चेंज कर सकें या उसमें ईएमएफ को इंड्यूस्ड कर सकें। ओके, अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ अगर मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास कोई क्लोज सर्किट है, क्लोज लूप है, अगर मैं उस लूप से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकूं, अगर मैं उस लूप से, जैसे ये लूप है और ये अगर मैग्नेट मानो, तो जब मैं मैग्नेट को पास लाता हूं तो उस केस में मैं क्या करता हूं, उस केस में मैं इसके अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स को इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि मैग्नेट को इसके पास ला रहा हूं, है ना, फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम एरिया को चेंज कर पाए, जैसे अगर मेरे पास कोई एरिया है, यहां पर आप देख सकते हो इस केस में, तो ये क्या है, ये एक क्लोज्ड लूप है। अगर आप इस लूप को इस तरीके से फैला दोगे तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। तो अब इस लूप के अंदर का जो एरिया है वो चेंज हो जाएगा। तो एरिया को चेंज होने से भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, या तीसरा केस अगर हम देखें, हमारे पास कोई लूप है, देखो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये लूप ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, लूप के ऊपर की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। तो अगर आप इस लूप को ऐसे टर्न कर देंगे, अगर आप इस लूप को टर्न करेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से गुजरेंगी। तो आप देखो पहले इस लूप से ऊपर और नीचे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, लेकिन जब आप इसको टर्न करेंगे तो इसके अंदर से फील्ड लाइन जानी शुरू हो जाएगी। मतलब अगर आप एंगल को, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को चेंज करते हैं, उस केस में भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो फ्लक्स को चेंज करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी एक और तरीका हम सीखेंगे ईएमएफ को इंड्यूस करने का, कि अगर हमारे पास एक सिंगल वायर है, ठीक है, जैसे ये लास्ट केस देखते हैं, हमारे पास क्या है, एक सिंगल वायर है, और इस सिंगल वायर को अगर मैं इसे मूव करता हूं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, अंदर की तरफ जा रही है, और वायर को मैं उसमें मूव कर रहा हूं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप वायर को मूव करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में वायर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ हमें फैराडे ने दिया था, वो तो सिर्फ क्लोज सर्किट के लिए था, लेकिन वायर तो कोई क्लोज सर्किट नहीं है। ठीक है, ये तो एक लेंथ वायर है, तो ये तो एक ओपन सर्किट है, इसमें तो हमारा लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फैराडे का पैराडॉक्स भी बोलते हैं। फैराडे का ये नियम क्या है, उसका विरोधाभास करता है, फैराडे के नियम का विरोधाभास करता है। ठीक है, तो इस केस में भी अगर आपके पास कोई वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही थी, तो वायर जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को वो कट करेगा, तो उस केस में भी इसके दोनों सिरों में क्या हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाते हैं। मतलब एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक सिरा निगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगर आप इस सर्किट को भी कंप्लीट करेंगे तो इसके अंदर से भी करंट बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये फैराडे का पैराडॉक्स था। तो ईएमएफ को इंड्यूस करने के चार तरीके हैं। तीन तरीके हमने क्या सीखे, क्लोज सर्किट के लिए जिसमें हम फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ को इंड्यूस कर रहे थे, टाइम के साथ फ्लक्स को चेंज करते हैं और ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं। और चौथा तरीका हमने क्या सीखा, जब हम एक सिंगल वायर को मूव करते हैं तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटता है तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इन सब तरीकों को। एक बात और, ये dB by dt, अगर आपके पास क्या है, इसको देखो टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में हमने लूप को अपनी जगह से नहीं हिलाया, लूप का एरिया चेंज नहीं किया, वरन हमने क्या किया, मैग्नेट इसके पास ले गए, तो उस केस में लूप से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर इसके अंदर से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, यहाँ पर डेंसिटी मैंने बढ़ा दी है, यानी कि मैग्नेट को मैं इसके पास ले आया हूं, इसके अंदर से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर टाइम के साथ कहीं स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस केस में भी इसके अंदर करंट दौड़ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको लास्ट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, और ये क्या है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। बाकी तीनों केस जो मैंने लिखे हैं
dA by dt वाला, d थीटा by dt वाला या मूविंग कंडक्टर वाला, ये केस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी पुरानी फिजिक्स से, जो कॉन्सेप्ट हमने 5th चैप्टर तक या 6th चैप्टर के स्टार्टिंग में अभी तक पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो है dB by dt टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज होने से अगर सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होती है या करंट बहता है, तो ये बिल्कुल नया केस है, ठीक है। और ये केस अभी तक हम डिस्कस नहीं कर चुके हैं, मतलब जितनी भी हमने अभी तक फिजिक्स पढ़ी है उससे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इनको सबको पढ़ लेंगे उसके बाद लास्ट में इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हमें इसका यूज करना है। ओके, तो नोट करिए इसको आप जल्दी। अभी हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे इन पर भी, ठीक है। तो धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे और लास्ट वाले केस के लिए हम डेरिवेशन करेंगे। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। ए स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 2 मीटर आर प्लेस्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला, ठीक है। तो मैंने इसकी फिगर बना रखी है। तो हमारे पास एक स्क्वायर शेप की कॉइल है, ठीक, और इसका जो प्लेन है वो कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये इसका प्लेन हो गया। तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं, बाहर की तरफ अंदर की तरफ इसका एरिया वेक्टर बनाऊं, तो वो क्या होगा, बी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इफ इट्स शेप इज चेंज इन ए सर्किल इन टाइम 0.1 सेकंड, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किल। यस, तो अब हमने क्या किया, इसकी शेप को एकदम से चेंज किया और इसको क्या बना दिया, एक स्क्वायर से सर्किल की फॉर्म में बदल दिया। हमने इस स्क्वायर की शेप को चेंज करके स्क्वायर से सर्किल की फॉर्म में बदल दिया। और जब हमने इसको सर्किल की फॉर्म में बनाया तो उस केस में जो स्क्वायर से सर्किल में चेंज करने में समय लगा है वो कितना है, वो हमें दे रखा है 0.1 सेकंड। तो हमें बताना है इस दौरान जब आप इसको स्क्वायर से सर्किल बनाएंगे उस दौरान इसके अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या है, d फाई बाई dt। याद रखें मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिया है क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस वाले केस में मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाला करेंगे और डायरेक्शन के लिए लेंज लॉ का यूज किया करेंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालें तो हमें साइन पे ध्यान नहीं देना है और डायरेक्शन के लिए लेंज लॉ का यूज करना है, ठीक। चलिए ध्यान से देखेंगे। तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला हो गया d फाई बाई dt, या d बाई dt फाई की वैल्यू पुट कर दी, वो कितनी होगी, बी ए कॉस थीटा। तो थीटा हमारे केस में थीटा कितना है, एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो अंदर की तरफ मान लेंगे। और वो डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन है। तो हमारे वाले केस में क्या, cos थीटा कितना हो गया, cos 0, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये हो गया d बाई dt b इंटू ए, ठीक। टाइम के साथ हमें डिफरेंशिएशन करना है b इंटू ए का, ठीक है। तो हमारे वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है। तो b क्या आ जाएगा, b कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, dA बाई dt। dA क्या है, चेंज इन एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल अपॉन dt क्या है, टाइम, एरिया के चेंज होने में कितना समय लगा है। तो इसको मैंने डेल टी से लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, डेल टी की वैल्यू गिवन है 0.1 सेकंड, b की वैल्यू गिवन है 10 टेस्ला। हमें क्या निकालना है, चेंज इन एरिया। तो अगर मैं इनिशियल एरिया निकालूं, इस कॉइल का इनिशियल एरिया कितना था, ठीक है। तो ये क्या है कि स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है 2, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका साइड स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। इसका फाइनल एरिया कितना होगा। तो जब मैंने इसको सर्किल में बनाया तो ये जो टोटल वायर की लेंथ है ये तो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी वायर की, 2 + 2 + 2 + 2, तो लेंथ ऑफ वायर कितनी हो जाएगी 8 मीटर। तो जब आप स्क्वायर से सर्किल की फॉर्म में बनाओगे तो सर्किल की सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 8 मीटर होगी। वहां से आप क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। फिर रेडियस की मदद से क्या निकाल सकते हैं, हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एरिया फाइनल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। उसके लिए पहले हम आर निकालेंगे। तो सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर इक्वल टू 8 मीटर। हमें क्या चाहिए, आर कैलकुलेट करना है। तो 2 से इसको काटेंगे 4 आ जाएगा और पाई डिवाइड, तो 4/पाई मीटर ही आ जाएगी आर की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, एरिया फाइनल। इसका फाइनल एरिया कितना हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4/पाई, तो 4/पाई का स्क्वायर, 4 4 16, और एक पाई से पाई खत्म ही आ जाएगा, पाई तो 16/पाई, और पाई की वैल्यू रखी मैंने 22/7, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5.09 या अप्रोक्स 5.1 मीटर स्क्वायर इसका फाइनल एरिया आ जाएगा। तो आपने देखा जब आपने इसको स्क्वायर से
सर्किल की फॉर्म में बनाया है तो इसके एरिया में चेंज हुआ है, मतलब फ्लक्स में चेंज हुआ है। ठीक है, और याद रखें फॉर पर्टिकुलर लेंथ, अगर हमारे पास एक वायर की पर्टिकुलर लेंथ है, देन एरिया ऑफ द सर्किल मेड बाय दिस लेंथ विल बी मैक्सिमम। अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर लेंथ है, उसी लेंथ से आप अगर डिफरेंट फिगर बना रहे हैं, तो जब आप उसी लेंथ से क्या बनाओगे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, फिर उसी लेंथ से क्या किया हमने, एरिया बना दिया, तो उसी लेंथ से हमने क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। ठीक है, तो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा इस केस में। ओके, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ की फॉर्मूला ऊपर दे रखे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पी की वैल्यू 10 होगी, चेंज इन एरिया फाइनल माइनस इनिशियल 5.1 माइनस 4 अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज 0.1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर 11 अपॉन 0.1 या 110 वोल्ट। अब हमें निकालनी है करंट की या ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। तो जब मैंने इसको एरिया को चेंज किया तो एरिया बढ़ गया, यानी कि अब इसके अंदर से अधिक मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड में इसका एरिया कम था, एरिया बढ़ गया तो फील्ड लाइंस ज्यादा इसके अंदर जाने लगेंगी। तो अंदर जाने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस में इसमें ईएमएफ इस तरीके से प्रोड्यूस होगी ताकि फ्लक्स इंक्रीज ना हो। तो ये जो अपना मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स बनाएगा वो क्या बनाएगा, वो बाहर की तरफ बनाएगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, या ईएमएफ की डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इसका फ्लक्स आउटवर्ड हो जाएगा। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको। यस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए 70 टर्न कॉइल with average diameter 0.02 meter is placed perpendicular to the magnetic field of 9000 Tesla. If the magnetic field is changed to 6000 Tesla in 3 seconds, what is the magnitude of the induced EMF? ठीक है, तो हमारे पास एक कोयल है जो क्या रखी है, जिसका प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कोयल इस प्लेन में रखी हुई है, मतलब एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में एक एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ना तो एरिया चेंज हो रहा है ना ही एंगल चेंज हो रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, हम चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एरिया निकालते हैं। इसकी डायमीटर दे रखी है 0.02 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर बाई 2, तो 0.01 मीटर या 10⁻⁻² मीटर। इसका एरिया निकालेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम निकालते हैं चेंज इन फ्लक्स। ये जो कॉइल है इससे हर टर्न से कितना फ्लक्स चेंज हुआ है। तो फ्लक्स चेंज विद ईच टर्न वो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी इंटू फाई की वैल्यू क्या होगी, बी ए कॉस 0। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 0 डिग्री का है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, तो एरिया बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एरिया की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, पाई इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन ये चेंज होने में कितना समय लगा है। ठीक है, तो एरिया की पाई की वैल्यू रखी है 22/7 इंटू 10⁻⁴ इंटू फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना है 6000 टेस्ला, तो ये हो गया 6000 माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितना था 9000 टेस्ला, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस का 3000 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, टाइम कितना समय लगा 3 सेकंड का। ठीक है, तो 3 से जब इसको काटोगे तो कितना बचेगा, ये 1000 बचेगा, 1000 इससे मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻1 बचेगा। तो ये क्या आ गया, फ्लक्स का चेंज आ गया। ठीक, अब ईएमएफ क्या होता है, तो हमें तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक, तो ये मैंने क्या कहा, डायरेक्शन मैक्सिमम टाइम्स हम किससे निकालेंगे, लेंज लॉ से निकालने में। यहाँ पे फिगर नहीं दे रखी है, केस नहीं दे रखे हैं, तो आप डायरेक्शन मत निकालिए, हमें सिर्फ क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन फ्लक्स विद ईच टर्न, क्योंकि टोटल कॉइल से कितनी फ्लक्स चेंज होगी, एक टर्न से कितनी फ्लक्स चेंज हुई है उसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न से कर देंगे तो टोटल फ्लक्स का चेंज आएगा, जो पूरी कॉइल से फ्लक्स चेंज हुई है। ठीक है, तो एन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू 70 इनटू d⁵/dt, वो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो -22/7 इंटू 10⁻⁻, इसको क्या ले लेंगे, मॉडुलस, क्योंकि हमें क्या लेना है, आंसर सिर्फ पॉजिटिव साइन में लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो ईएमएफ इक्वल टू, वैसे इसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर आपका माइनस है प्लस है, हमें तो प्लस नहीं लिखना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 से
10⁻⁻1 खत्म हो जाएगा और 22 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी कॉइल होगी उसमें 22 वोल्ट का ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, नोट कर इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए कॉइल ऑफ मीन एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैविंग 1000 टर्न इज हेड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.4 वोल्ट। ठीक है, तो कॉइल का एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो 500 इंटू 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर, इसका क्या हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया 500 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और जब आप इसको 2 जीरो से ये 2 पावर माइनस की कम हो जाएंगी तो 5 इंटू 10⁻⁻2, तो इसका एरिया हो गया। और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ये गॉस में था, इसको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके हमने किसमें बदल दिया है, टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, अब देखो इसमें ध्यान से, इनिशियल कंडीशन हमें दे रखी है जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है तो कॉइल का प्लेन ये है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। द कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री इन 1/10 सेकंड, तो 1/10 सेकंड में हमने कॉइल को 180 डिग्री घुमा दिया, मतलब पहले एरिया वेक्टर है, तो जब आप इसको 180 घुमा दोगे तो एरिया वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। तो कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस, तो हमें एवरेज ईएमएफ निकालनी है। ठीक, तो देखते हैं। तो देखो इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 इनिशियल BA cos 0, इनिशियल एंगल कितना हमने माना था 0 है, तो ये क्या हो जाएगा B into A, cos 0 की वैल्यू 1, और फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा BA cos 180 डिग्री, इसको 180 डिग्री हमने टर्न कर दिया है, तो BA cos 180 डिग्री 180 cos 180 की वैल्यू -1, तो -BA, तो टोटल फ्लक्स का चेंज कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन फ्लक्स विद 1 टर्न d∅dt, तो n इनटू फाइनल फ्लक्स कितना है 5 फाइनल -5 इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय ये फ्लक्स जो चेंज हुआ टाइम कितना लगा है 1/10, तो ये डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, 1/10। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 1000 इनटू फाइनल फ्लक्स कितना है -BA, इनिशियल फ्लक्स कितना है BA, तो बीच में माइनस का साइन ये रहा, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम 1/10 सेकंड, ये 10 ऊपर आके मल्टीप्लाई में 10⁻4 हो जाएगा इनटू -2B, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया 10⁻4 2 इनटू B की वैल्यू पुट की यहाँ से 0.4 इनटू 10⁻⁻4 टेस्ला इनटू एरिया की वैल्यू 5 इनटू 10⁻⁻2। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 5 2 10 10 4 40, और ये एक पॉइंट था तो ये 4 बन जाएगा, इनटू 4 पावर से 4 माइनस की पावर खत्म हो जाएंगी 10⁻⁻2 बचेगा। तो ईएमएफ क्या हो जाता है, ईएमएफ क्या होगा -n d∅dt। ठीक है, तो माइनस साइन जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो माइनस लिख के हम कह लेंगे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब आंसर प्लस का है चाहे माइनस का है, हम इसको पॉजिटिव लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस, और ये वैल्यू पुट कर दिया d∅dt की, और ये आ गया पॉइंट, जब आप इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 वोल्ट। ठीक है, तो नोट करिए इसको। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना ही। इसके बाद इमोशनल ईएमएफ का जो लास्ट वाला हमने केस पढ़ा था उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो आपको तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।